Hello students, here we have the 14th part of Unit 1. As you know that we have completed the unit in the last lecture. So ये lecture एक basic idea देने के लिए कि आपको exercise के questions किस तरीके से solve करने हैं, आपको एक थोड़ा idea मिल जाएगा. So let's quickly go through the exercise solutions of Unit 1, some basic concepts of chemistry. So the first question that we have, calculate the molecular mass of the following. So molecular mass calculate करना है, that's very simple. जैसे अगर मैं H2O की बात करूँ तो कैसे सॉल्व होगा ये 2 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन का इंडिविजुअल मास कितना है दैट इज़ अबाउट 1.008 AMU. ओके, आप सिंपली 1 भी लो तो इवन दैट इज़ ओके. प्लस ऑक्सीजन इज ओनली 1 टाइम एंड ऑक्सीजन का इंडिविजुअल मास कितना है 16. सो ओवरऑल द आंसर यू विल गेट अबाउट 18 AMU. ठीक है, सो इस तरीके से आप CO2 एंड CH4 का भी किसी भी कंपाउंड का कैलकुलेट कर सकते हो. सो दिस इज द सोल्यूशन. मोलिकुलर मास ऑफ H2O that was 2 times plus hydrogen का individual mass plus 16 AMU ऑक्सीजन का मास, you get the H2O molecular mass. वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन का भी सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट. तो जो Na2SO4 है जिसे हम सोडियम सल्फेट कहते हैं, Na2SO4 में आपको मास परसेंट कैलकुलेट करना है अलग अलग एलिमेंट्स का जो इसमें प्रेजेंट है. अब जैसे अगर मुझे सोडियम का मास परसेंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो मुझे इस पूरे का मास पता होना चाहिए, है कि नहीं. तो सबसे पहला काम जो होगा दैट इज़ टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ Na2SO4. सो मोलर मास क्या होगा इसका, दैट इज़ 2 सोडियम, 2 टाइम्स सोडियम है एंड सोडियम का इंडिविजुअल मास इज़ 23 अराउंड, प्लस सल्फर इज़ 32 एंड 4 टाइम्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज़ 16. सो आपको अराउंड ये 142 के अराउंड मिलेगा इसका वैल्यू मोलर मास का. अब आपके पास 142 मतलब इसका टोटल का पूरे का मास है, मोलर मास है, तो आप इंडिविजुअल का परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे अगर मैं सोडियम का बता देती हूँ Na2SO4 में, जैसे सोडियम है यहाँ पे इंडिविजुअल सोडियम का कितना मास है, सोडियम इज़ 2 टाइम्स राइट एंड इंडिविजुअल सोडियम इज़ 23. सो ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा 46 अराउंड राइट. 2 3 6 एंड 2 2 4 यस 46 अराउंड. अब ये इंडिविजुअल है 46 और ओवरऑल पूरे का मास कितना आया 142. अब इसी का तो हमें मास परसेंटेज निकालना है, तो 46/142 इंटू 100. तो इससे जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट दी मास परसेंट ऑफ सोडियम. उसी तरह आप सल्फर का भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसी तरह ऑक्सीजन का भी. सो लेट्स सी दी सोल्यूशन. यस, सबसे पहला काम कि मोलर मास कैलकुलेट किया तो दैट इज़ 142. यस, देन उसके बाद मास परसेंट ऑफ सोडियम, तो इंडिविजुअल जो मास है डिवाइड बाय टोटल मोलर मास इनटू 100. सो इस तरीके से आपको रिस्पेक्टिव परसेंटेज मिल जाएगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 3, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयन विच हैज़ 69.9% आयन एंड 30.1% ऑफ डाइऑक्सीजन बाय मास. सो जब एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं इसका एक स्पेसिफिक मेथड होता है जिसके स्टेप बाय स्टेप से हम उसे कैलकुलेट करते हैं. अब जैसे यहाँ पे हमारे पास है आयन ऑक्साइड, मतलब आयन का कोई ऑक्साइड है. अब आयन ऑक्साइड है मतलब आयन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, उसके कंपोनेंट्स आ गए. आयन हमें गिवन है 69.9%, ऑक्सीजन हमें गिवन है 30.1%. अब दुनिया की कोई भी चीज़ होगी तो वो ओवरऑल तो 100% ही होगी. मतलब अगर मैं कहूँ कि आयन का जो ऑक्साइड है इसमें 3 कंपोनेंट्स है टोटल, ठीक है. अब उन तीनों कंपोनेंट्स को जब मैं टोटली ऐड करूँगी, उनके परसेंटेजेस में ऐड करूँगी, तो ओवरऑल तो मुझे 100 ही मिलना चाहिए राइट, 100% ही मिलना चाहिए. सो वही चीज़ यहाँ पे है. Fe और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज दिया है दैट Fe इज़ 69.9%, ऑक्सीजन इज़ 30.1%. ये दोनों जब ऐड हो गए तो मुझे ओवरऑल 100% ही मिलेगा राइट. तो ये 100% क्या बता रहा है कि मैं ये समझ सकती हूँ कि 100 में से 69.9 ग्राम्स मेरे पास आयन है एंड वहीं पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इज़ 30.1 ग्राम्स. ठीक है, पूरे 100 में से 69.9 ग्राम्स मेरे पास आयन है एंड ऑक्सीजन कितना है 30.1 ग्राम. सो एम्पेरिकल वाले केस में जब एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना होता है, सो सबसे पहला काम जो है ना वो मोल्स फाइंड करने का है. सबसे पहला काम मोल्स कैलकुलेट करो, उसके बाद उस मोल का रेशियो निकालो, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो. ओके, तो ये इतने स्टेप्स में आपको जवाब मिल जाएगा. सो लेट्स सी दी सोल्यूशन. यस, तो हमारे पास आयन है, ऑक्सीजन है. अब ऑक्सीजन और आयन का परसेंटेज है हमारे पास, तो हमने उसे ले लिया 69.9 ग्राम्स एंड 30.1 ग्राम. ठीक है, रिस्पेक्टिव इनके परसेंटेजेस. अब सबसे पहला काम मोल्स कैलकुलेट करने का,
तो मोल कैसे फाइंड होगा? द नॉर्मल फॉर्मूला, मोल का जो हमारे पास है दैट इज़ गिवन मास अपॉन इट्स मोलर मास, ठीक है। अब मास है 69.9, मोलर मास हो जाएगा इसका 55.85। इसे जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द मोल्स, ठीक है। ये आयन का मिल गया, ये ऑक्सीजन का मिल गया। अब जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो है, यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में से दैट इज़ 1.25 एंड 1.88, यहाँ पे जो जवाब मिला, इन दोनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी हम उससे दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1.25 है, ठीक है। अब 1.25 और 1.88 में से छोटी वैल्यू कौन सी है? 1.25, राइट। तो 1.25 से आप दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करोगे। सो 1.25 डिवाइड बाय 1.25 एंड 1.88 डिवाइड बाय 1.25। सो हमें क्या मिल जाएगा? इनका सिंपल रेशियो मिल जाएगा, ओके। अब ये हो गया 1, ये हो गया 1.5, दैट इज़ नॉट द होल नंबर रेशियो। सो इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लाएंगे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे होल नंबर लाने के लिए इंटू 2, तो you'll get the answer as 2, एंड 1.5 को जब आप इंटू 2 करोगे तो you'll get the answer as 3. So the answer becomes 2:3. मतलब Fe कितना है? Fe 2 है, एंड ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 3 है। So this is the empirical formula for iron oxide. So ये उसका मेथड होता है। सबसे पहला काम मोल्स कैलकुलेट करो, उसके बाद उसका जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो है वो फाइंड करो। कैसे? जो स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू मिला हमें उससे सारे वैल्यूज़ को डिवाइड करो। अब जैसे यहाँ पे तो आयन और ऑक्सीजन ही था, इसके अलावा अगर और कुछ भी कंपोनेंट्स आ गए, जैसे यहाँ पे कुछ कार्बन आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, उन सारे केसेस में भी वही होगा, ठीक है। अगर जैसे कार्बन होता उसकी वैल्यू अबाउट 3 मोल्स आ गई, नाइट्रोजन की 4 आ गई, तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है? 1.25। तो आप 1.25 को सबसे डिवाइड करोगे, 1.88 से भी, 3 से भी, 4 से भी, एंड 1.25 इटसेल्फ ऑल्सो, ठीक है। तो जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो मिला उसे देखो, अगर वहाँ पे भी अगर आपको पॉइंट्स में कुछ मिल रहा है, लाइक फ्रैक्शनल वैल्यू कोई मिल रही है, तो उसे सिंपलेस्ट होल नंबर फॉर्म में लेके आओ। सो दैट इज़ द फॉर्म जिससे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4, दैट इज़ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड, जो हमें 3 अलग अलग कंडीशंस दी है। अब यहाँ पे सबसे पहला है दैट इज़ 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ बर्नड इन एयर। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमें काउंट करना है, एंड हमें कार्बन दिया है और बोला है कि एयर में हम इसे बर्न कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। देख लो इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन्स 2 ऑक्सीजन्स, ठीक है। सो ये क्या बता रहा है कि जो 1 मोल, स्टोइचियोमेट्री आ गई यहाँ पे, 1 मोल कार्बन है तो 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए 1 मोल CO2 बनाने के लिए। अब यहाँ पे कार्बन कितना हमने प्रोड्यूस किया? 1 मोल, ठीक है। कार्बन हमने कितना लिया है? 1 मोल बर्न किया है, एंड हमें कैलकुलेट क्या करना है? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अमाउंट है मतलब ग्राम्स में चाहिए होगी वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे कार्बन हमारे पास हमने 1 मोल लिया। अब जब 1 मोल कार्बन है मतलब क्या? 12 ग्राम्स कार्बन है, मोल को अगर मैं ग्राम में लिखूँ तो, एंड वहीं पे अगर 1 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है मतलब 16 ग्राम्स ऑफ, यहाँ पे O2 है तो इट बिकम्स 32 ग्राम्स, ओके। एंड वहीं पे CO2 हमें कितना मिलेगा? 44 ग्राम्स। आप जब इनके मोलर मास कैलकुलेट करोगे यू विल गेट दिस वैल्यूज़, ठीक है। तो कार्बन जब 1 मोल मतलब 12 ग्राम था तो ऑक्सीजन कितना चाहिए था? 32 ग्राम्स। वो कितना CO2 प्रोड्यूस कर रहा था? 44 ग्राम्स। तो इस तरीके से स्टोइचियोमेट्री की हेल्प से हम इनके इंडिविजुअल अमाउंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी दी सोल्यूशन। यस, सो सबसे पहला काम तो बैलेंस्ड इक्वेशन ज़रूरी है वो। अब जब 1 मोल कार्बन है मतलब 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए और 1 मोल CO2 बनेगा। अब हमें पूछा है कि अमाउंट कितना चाहिए, अमाउंट कितना प्रोड्यूस होगा CO2 का। तो जब 1 मोल कार्बन है मतलब 12 ग्राम्स कार्बन है, मोल से ग्राम का रिलेशन, तो 12 ग्राम कार्बन मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तो कितना मिलेगा हमें मोल ग्राम CO2 का? दैट इज़ 44 ग्राम्स, ठीक है। मतलब 1 मोल है तो उसी मोल को आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे हो। सो दैट इज़ द केस विद द फर्स्ट सिचुएशन जहाँ पे आपको 1 मोल कार्बन दिया है। सेकंड क्या है? 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन। ये तो नाइंसाफ़ी हो गई, मतलब 1 मोल जब कार्बन है तब हमें 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, राइट, ताकि 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो आधा कर दिया है, मतलब कार्बन भी आधा कंज्यूम होगा एंड CO2 भी आधा ही प्रोड्यूस होगा, ओके। सो दैट सिंपल, आप इस वैल्यू से इतना पता लगा सकते हो कि यहाँ पे डाई ऑक्सीजन जो है उसे आधा कर दिया, मतलब सारी चीज़ें आधी आधी हो जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? 1:1:1। जब 1 मोल कार्बन होगा तभी 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा, तभी जाके 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को इन लोगों ने आधा कर दिया, मतलब
कार्बन जो है वो 1 मोल का मतलब नहीं, एक्सेस भले दे दिया पर ऑक्सीजन तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा ना। 16 पे तो ऑक्सीजन खत्म, उसके बाद भले ना कितना भी कार्बन हो, CO2 कहाँ से प्रोड्यूस होगा अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो। सो डाई ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस। सो अगर ऑक्सीजन आधा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आधा ही प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पे भी उसका वही सोल्यूशन होगा। As only 16 grams of dioxygen is available, it can combine with only 0.5 mole of carbon. Yes, because dioxygen is the limiting reagent. स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 32 ग्राम चाहिए ही चाहिए जब आपके पास 12 ग्राम कार्बन हो, सो दैट आप 44 ग्राम CO2 बना सको। बट यहाँ पे ऑक्सीजन को आधा कर दिया, मतलब बाकी सारी कंडीशंस आधी हो जाएगी। सो जो CO2 प्रोड्यूस होगा दैट वुड बी अराउंड 22 ग्राम्स, एक्जैक्टली हाफ ऑफ CO2. नेक्स्ट 2 moles of carbons are burned in 16 grams of dioxygen. वापस वही केस, ऑक्सीजन में चिंगूसी, कार्बन भले डबल दे दिया बट ऑक्सीजन तो इतना ही है, तो इतने पे तो रिएक्शन वहीं अटक जाएगा। सो ऑक्सीजन अगेन द लिमिटिंग रिएजेंट। अब ऑक्सीजन 16 ग्राम्स है तो वापस आधी वाली कंडीशन, सो यहाँ पे भी आपका जो CO2 प्रोड्यूस होगा दैट वुड बी 22 ग्राम्स ओनली। ओके, सो इस तरीके से हम तीनों कंडीशंस को सॉल्व कर सकते हैं। Now the next question, that is calculate the mass of sodium acetate required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution and the molar mass of sodium acetate is given. मतलब 3-4 चीज़ें दी हमें। पहली चीज़ तो कि हमें सोडियम एसिटेट का पूरा जो सोल्यूशन बनेगा वो दिया है, दैट इज़ कितना 500 ml। तो इसे हम सिंपली लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो 500 × 10⁻³ ओके, सो इसको कन्वर्ट कर लिया हमने लीटर्स में। उसके अलावा दिया है कि कितना मोलर बनाना है, 0.375 मोलर एक्वेस सोल्यूशन बनाना है, और उसके लिए सोडियम एसिटेट का हमें मोलर मास गिवन है। तो ये जो है इसे सिंपली हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो 0.375 मोलर दिया है ना, 0.375 मोलर मतलब मोलारिटी वाला मोलर, इसका मतलब क्या, मोलारिटी इज़ व्हाट, मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, राइट। मतलब ये वैल्यू क्या बताती है कि 0.375 मोल्स आर देयर इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। या तो मैं 1000 ml भी लिख सकती हूँ, दैट्स सेम ओनली, आप ml लिखो या तो आप 1 लीटर लिखो। सो ये 0.375 मोलर वर्ड इतना चीज़ क्या बताता है कि 0.375 मोल्स प्रेजेंट है कितने सोल्यूशन में, 1000 ml सोल्यूशन में, या तो आप 1 लीटर बोल सकते हो, ठीक है। तो इतने सोल्यूशन में इतना मोल्स प्रेजेंट है। अब हमें कितना बनाना है, हमें बनाना है 500 ml, तो वहाँ के लिए हमें कितना मोल्स चाहिए होगा, तो सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। अब एक बार आपको मोल्स मिल गए तो आपको मोलर मास गिवन है, ओके। अब मोल्स इज व्हाट, मास अपॉन, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमें मोल्स मिल गए एक बार तो हमें मोलर मास ऑलरेडी गिवन है, तो आप मास निकाल सकते हो कि आप कितना चम्मच सोडियम एसिटेट डालोगे 500 ml बनाने के लिए, ओके। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब 0.375 मोलर जैसा हमने देखा, दैट मीन्स व्हाट कि 1000 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन 0.375 मोल्स, यस। अब 500 ml अगर सोल्यूशन बनाना है तो वहाँ कितने मोल्स चाहिए होंगे वो हमने फाइंड आउट किया। मोलर मास गिवन है तो सिंपली जब आप फाइनल मास काउंट करोगे, आप उन चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ nitric acid in moles per liter in a sample which has a density of 1.41 grams per ml and the mass percent of nitric acid is 69%. कंसनट्रेशन कैलकुलेट करना है मोल्स पर लीटर, मतलब मोलारिटी, राइट। मोलारिटी तो मोल्स पर लीटर हुई, ओके। तो हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना है एक सैंपल का जिसका डेंसिटी गिवन है और मास परसेंट दिया है कि भाई नाइट्रिक एसिड का मास परसेंट इतना है 69%। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब मास परसेंटेज 69%, मतलब क्या, 100 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन कंटेन 69 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड बाई मास। वही हुआ ना, ओवरऑल चीज़ तो 100 होगी। अब 100 में से 69% दिया है मास परसेंट, मतलब उस चीज़ का वजन बाई मास आप 69 ग्राम्स काउंट कर सकते हो, और बाकी का जो बचा ओवरऑल वो पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। सो 69% मतलब क्या, 100 ग्राम्स नाइट्रिक एसिड है, उसके अंदर 69 ग्राम्स है नाइट्रिक एसिड बाई मास, ओके। अब मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन सब का टोटल करके, तो दैट इज 63। अब मोलर मास है हमारे पास ग्राम्स है नाइट्रिक एसिड का बाई मास के हमारे पास कितना होना चाहिए, तो आप मोल्स आराम से निकाल सकते हो उसके। मोल्स इज व्हाट, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना मिला हमें 69 ग्राम्स, ओके। तो 69 ग्राम्स, मोलर मास कितना फाइंड किया 63, तो 63 आ गया, तो मोल हमें मिल गया नाइट्रिक एसिड का, ओके। अब वॉल्यूम पे आते हैं, क्योंकि एंड में तो मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम्स में है। अब यहाँ तो ग्राम वाला लैंग्वेज तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना है जहाँ पे हमें लीटर्स ऑफ सोल्यूशन में चाहिए होता है डिनोमिनेटर हमारा।
तो अब ऐसे में कौन मदद करेगा, यहाँ पे मदद करेगा डेंसिटी। ओके, इसलिए डेंसिटी दिया है। सो डेंसिटी इज़ गिवन, तो हमने जैसा यूनिट के एक्सप्लेनेशन में भी देखा था, डेंसिटी की हेल्प से हम मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेंसिटी इज़ मास बाय वॉल्यूम। हमारे पास मास है, डेंसिटी है, तो हम वॉल्यूम में निकाल लेंगे उससे। सो वॉल्यूम हमें मिल जाएगा दैट इज़ अराउंड 70.92 ml। ठीक है, उसके बाद सिंपल मोलारिटी के फॉर्मूले में आप सारी चीज़ें रख दो, तो आपको फाइनल मोलर जो सोल्यूशन बनाना है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कितना कॉपर मिल सकता है हमें 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट से। एंड CuSO4 में हमें कॉपर का मास गिवन है। यस, अगर कोई हाई लेवल एलिमेंट है तो वहाँ पे आपको एटॉमिक मास दिया रहेगा, बट कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब जो नज़दीक वाले हैं, मतलब जो 20-30 के अंदर आते हैं, उनका मास आप एक्सपेक्ट नहीं करना है इतना, तो उतना तो आपको ध्यान होना चाहिए। सोल्यूशन देखते हैं इसका। 1 mole of CuSO4 contains 1 mole, that is 1 gaseous atom of copper। तो मोलर मास क्या है CuSO4 का, हमें कॉपर का मास गिवन है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास। अब 159.5 ग्राम्स ऑफ CuSO4 है, मतलब कॉपर सल्फेट का टोटल मास कितना है 159.5 ग्राम्स। अब इस पूरे 159.5 ग्राम्स में कॉपर कितना है, एक, तो इंडिविजुअल कॉपर का मास कितना हुआ 63.5 ग्राम्स। मतलब पूरे 159.5 ग्राम्स कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर है 63.5 ग्राम्स। ओके, सो कॉपर दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस 100 ग्राम्स ऑफ CuSO4, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इंडिविजुअल 63 है एंड उसे हम डिवाइड करें उसके ओवरऑल टोटल मास से, तो हम ये मास उसका जो परसेंटेज बाय मास है वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो इंडिविजुअल मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, तो हमें कितना मिल जाएगा 39.81। ये हमने कैलकुलेट किया कि इंडिविजुअल कॉपर हमें कितना मिल सकता है जब हमारे पास 100 ग्राम CuSO4। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8। डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयन इन विच मास परसेंट ऑफ आयन एंड ऑक्सीजन आर गिवन। देन गिवन दैट द मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड इज 159। अब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है एक आयन के ऑक्साइड का, जिसमें मास परसेंट दिया है आयन और ऑक्सीजन का एज दिस 69.9 एंड 30.1। ओके, ये यहाँ तक तो आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन गया, आई थिंक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था, वहाँ तक का तो स्टेप सेम ही रहेगा। सो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। यस, सबसे पहले तो हमें अगर मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो पहले एम्पेरिकल ढूंढना पड़ेगा हमें, राइट। डायरेक्टली तो आप मोलिकुलर फॉर्मूले पे नहीं आ सकते, सबसे पहले तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। अब एम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए जो हमने पुराना स्टेप यूज़ किया था वही चीज़ है, सिंपली यहाँ पे अलग फॉर्म में लिखा है। सो दोनों के मास परसेंटेज गिवन है। सबसे पहला काम मोल्स कैलकुलेट करिए, फिर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मोल की है उससे सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करिए। सो यहाँ पे वही चीज़ की डिवाइड किया एंड फाइनल इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट किया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया हमें, दैट इज़ Fe2O3। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला, मतलब इसका फॉर्मूला मास ढूंढना पड़ेगा। तो सिंपली जो फॉर्मूले में हमें जो कंपाउंड मिला उसका मास कैलकुलेट कर लीजिए, वो हमें मिल जाएगा अबाउट 159.69 ग्राम्स। ठीक है, अब हमारे पास ये रिलेशन था N इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो यहाँ पे जब आप मोलर मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालोगे तो आपको N का वैल्यू मिलेगा। अब N 1 आ गया, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, इट वॉज Fe2O3। ओके, अब यहाँ पे इन सबको आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको जवाब तो वही मिलेगा वापस। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेम एज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट इज Fe2O3। सपोज अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 आता तब आपका मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज हो जाता, बिकॉज वहाँ पे फिर हो जाता Fe4O6। ओके, लेकिन अब ये 1 है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया तो वापस वही रहेगा। इसके लिए Fe2O3 इज द मोलिकुलर फॉर्मूला, दैट इज सेम एज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9, दैट इज कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया है हमें और हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। एवरेज एटॉमिक मास कहाँ ज़रूरत पड़ती है, आइसोटोप्स में। ओके, जहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर सेम मिलता है बट मास जो है वो वेरी करता है। सो उनके नेचुरल अबेंडेंस गिवन है कि भाई 35 क्लोरीन जो है उसका परसेंटेज इतना है, 37 का इतना है, एंड मोलर मास रिस्पेक्टिवली गिवन है। सो इनका एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो इनका अबेंडेंस है दैट वाज अबाउट 75.77 एंड 24.23। तो इनका जो नेचुरल अबेंडेंस है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे उनकी इंडिविजुअल मास से, एंड इसी तरह बाकी सबको भी ऐड करेंगे। सो ये हो गया 35 Cl का और ये हो गया 37 Cl का, इन्हें आप आपस में ऐड करो तो यूल गेट दी एवरेज एटॉमिक मास।